हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से संबंधित एक मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। इसके पूर्व में हमने 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए बिहार बजट से संबंधित एक मॉडल आंसर को हमने डिस्कस कर दिया है। यूनियन बजट से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण डेटा है उसे भी हमने आप लोगों के साथ यूट्यूब चैनल पर डिस्कस कर दिया है। और आज केंद्र सरकार की जो आर्थिक सर्वेक्षण है वित्तीय वर्ष 2024-25 की, उससे संबंधित एक मॉडल आंसर को हम लोग डिस्कस करेंगे। 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आज का सीरीज है, तो आप लोग इसे गंभीरतापूर्वक देखें। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को जरूर ज्वाइन करें। आइए हम लोग सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं और उसके बाद फिर इसकी फॉर्मेटिंग को हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा करें। यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जो भी महत्वपूर्ण विशेषताओं की चर्चा की गई है, किन महत्वपूर्ण आलोचनाओं की चर्चा की गई है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, तो इन सभी को आपको डिस्कस करते हुए पूरे इंडियन इकोनॉमी की ओवरव्यू को आपको समीक्षा करनी है। वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा है, इस पे भी आपको चर्चा करना है। यानी कि इंडियन इकोनॉमी की ओवरव्यू तो आपको डिस्कस करना ही है, इसके साथ साथ आपको यह भी बताना है कि इंडियन इकोनॉमी वर्तमान समय में किस प्रकार की चैलेंजेस का सामना कर रही है। जैसे रशिया यूक्रेन वार के कारण स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ है, या फिर लाल सागर में जो स्थिरता देखने को मिल रही है, या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा जो व्यापार युद्ध की घोषणा की गई है, टैरिफ लगाने की घोषणा की गई है, तो उससे इंडियन इकोनॉमी किस प्रकार से प्रभावित हो रही है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर इसका आंसर आपको फ्रेमिंग तैयार करना पड़ेगा और फिर आपको आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 उसके अनुसार इंडियन इकोनॉमी की समीक्षा, आइए हम लोग इसे डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन है, हाल ही में 31 जनवरी 2015 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया। यह आर्थिक सर्वेक्षण गैर विनियमन के माध्यम से व्यवसाय की लागत को कम करने और अप्रत्याशित वैश्विक चुनौतियों के बीच आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने में सहायक होगा। ठीक है, पूरा इंडियन इकोनॉमी का एक शब्द में अगर एक सेंटेंस प्रश्न के अनुसार देखा जाए तो यह जो आर्थिक सर्वेक्षण है वह गैर विनियमन के माध्यम से व्यवसाय की लागत को कम करने में सहायक होगा, और जो तमाम प्रकार की वैश्विक चुनौतियां इमर्ज कर रही है उनके बीच में रोजगार को बढ़ावा देने की बात हो या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बढ़ावा देने की बात हो, हमारा जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें काफ़ी अधिक कारगर साबित होगा। और आप देखेंगे कि बेरोजगारी दर में आप देखेंगे कि विश्व में जहां तमाम विकसित देश जो हैं वह आर्थिक विकास के मोर्चे पर भारत से अभी भी काफ़ी पिछड़े हुए हैं, वहीं आप दूसरी तरफ देखेंगे भारत में बेरोजगारी दर में भी गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, हम लोग डेटा के साथ आगे इस आंसर में हम लोग उसे भी डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग भारत का जीडीपी वृद्धि दर देखें तो भारत का जीडीपी वृद्धि दर आप देखेंगे कि 2022-23 में 7% के दर से ग्रोथ कर रहा था, 23-24 में 8.2% ग्रोथ रेट था, 24-25 में 6.4% और 25-26 में भी 6.3 से 6.8% अनुमानित है। ठीक है, इसका कहने का मतलब हो गया कि आप देखेंगे कि चाहे रशिया यूक्रेन वार, जहां विश्व के सभी देश रूस यूक्रेन युद्ध से प्रभावित हो रहे हैं, इजराइल फिलिस्तीन वार से प्रभावित हो रहे हैं, और जो अभी ट्रेड वार की स्थिति बनी हुई है उससे प्रभावित हो रहे हैं। यूरोप का देश देखें तो यूरोप में मंदी की स्थिति बरकरार है, अमेरिका में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुका है। तो इन तमाम स्थितियों के बीच भी अगर आप देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था में एक निरंतरता, थोड़े बहुत अनिश्चितताओं के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास के दृष्टिकोण से निरंतरता देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि 24-25 में हमारा जो जीडीपी वृद्धि दर अनुमानित है वह 6.3 से 6.8% तक रखा गया है। ठीक है, तो यह हो गया संक्षिप्त में इंट्रोडक्शन। अब चूंकि प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा करें, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो भी महत्वपूर्ण
क्षेत्र हैं उनका हम लोग एक एक करके अवलोकन करेंगे और हम लोग शुरुआत करेंगे कृषि एवं खाद्य प्रबंधन से, यानी कि एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट से। अगर देखा जाए इंडियन इकोनॉमी में तो पूरी जीडीपी में 16% का जो योगदान है वह कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का है, यानी कि लगभग 16%, कुल जीडीपी का लगभग 16% एग्रीकल्चर और उससे संबंधित क्षेत्र की भूमिका होती है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस वित्तीय वर्ष में देखेंगे तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार खरीफ का जो खाद्यान्न उत्पादन है उसमें वृद्धि हुई है और विगत वर्ष की तुलना में 89.37 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है और बढ़कर 1647 लाख मीट्रिक टन हो गया है। अभी वर्तमान समय में आप देखेंगे पीएम किसान योजना के तहत 11 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। वहीं किसान मानधन योजना के तहत 23 लाख किसान जो हैं वह नामांकित हैं और ये भी इनको लाभ इस योजना का मिल रहा है। अगर आप इंडस्ट्री सेक्टर में देखें तो इंडस्ट्री सेक्टर में भारतीय अर्थव्यवस्था, आप बजट पढ़ेंगे तो बजट में भारतीय अर्थव्यवस्था के 4 चालक बताए गए हैं। उनमें दूसरा चालक जो है वह इंडस्ट्री से संबंधित है। भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र उच्च तौर पर गतिशील क्षेत्र रहा है और आप देखेंगे चाहे वह निर्यात में हिस्सेदारी हो, रोजगार में हिस्सेदारी हो, एमएसएमई का सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी में एमएसएमई हमेशा से एक गतिशील क्षेत्र रहा है। एमएसएमई क्षेत्र में अभी एक आप काम करिएगा, एमएसएमई की नई डिफिनीशन बजट में दी गई है, उसे नई डिफिनीशन को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। जो भी पेड बैच का स्टूडेंट है उन सभी को बजट का जो शॉर्ट नोट्स है वह प्रोवाइड करा दिया गया है और उसमें भी एमएसएमई की जो नवीनतम परिभाषा है उसको उसमें मेंशन कर दिया गया है, तो आप लोग उसे देख लेंगे। एमएसएमई क्षेत्र में समान धन सहायता के लिए सरकार ने 50,000 करोड़ के कोष से आत्मनिर्भर भारत कोष की स्थापना की है। औषधि उत्पादन में कुल वार्षिक टर्नओवर 4,17,000 करोड़ रहा। ठीक है, औषधि उत्पादन में आप देखेंगे कि कुल जो वार्षिक टर्नओवर है इंडियन इंडस्ट्री का वह 4,17,000 करोड़ रुपया रहा है। वित्त वर्ष 2024 में भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र में घरेलू बिक्री में 12.5% की वृद्धि हुई है। अब देखिए कि किस प्रकार से भारतीय जो घरेलू उद्योग हैं या फिर एमएसएमई किस प्रकार से धीरे धीरे सही यानी कि इमर्ज कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के उत्पादन में 17.5% की वार्षिक वृद्धि दर रही। 99% स्मार्टफोन अब घरेलू स्तर पर ही देश में निर्मित हो रहे हैं, यानी कि अब इसमें भारत आत्मनिर्भर तो हो ही गया है। आत्मनिर्भर होने के साथ साथ निर्यातक भी बनने के रास्ते पर काफ़ी तेजी से आगे बढ़ा है। 99% स्मार्टफोन जो है वह घरेलू स्तर पर ही यहीं पर उसकी असेंबलिंग जो होती है वह भारत में ही किया जा रहा है। ठीक है, तो उद्योग कृषि से संबंधित हमने पहले डिस्कस किया, इंडस्ट्री से संबंधित हो गया। अब आइए सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र। अगर सेवा क्षेत्र में आप देखेंगे सर्विस सेक्टर में तो सर्विस सेक्टर की औसत विकास दर 8% रही है। ठीक है, सर्विस सेक्टर की औसत विकास दर 8% रही है। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत 4.3% साझेदारी के साथ विश्व में 7वें स्थान पर है। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। वैश्विक सेवा निर्यात में आप लोग ध्यान देंगे, सेवा निर्यात में भारत का स्थान विश्व में 7वां रैंक है। कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? 4.3%। CIT का मतलब हो गया कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आधारित सेवा में 12.8% की बढ़ोतरी हुई है। पर्यटन क्षेत्र का जीडीपी में योगदान वित्त वर्ष 2023 में महामारी पूर्व की स्थिति में 5% तक पहुंच गया है। ठीक है, तो यह हो गया सेवा क्षेत्र। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एफडीआई को डिस्कस करें उससे पहले आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना है। हमारी टीम ISPC सेंटर के द्वारा 70वीं BPSC मुख्य परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण पैकेज को तैयार किया गया है। यह पैकेज 999 रुपये में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसमें GS पेपर 1 एंड GS पेपर 2 SA और DI को छोड़कर जो भी GS के महत्वपूर्ण सेक्शन होते हैं इन दोनों के 150 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न और इसका मॉडल आंसर जो फॉर्मेटिंग यूट्यूब पे डिस्कस किया जा रहा है उसी का फॉर्मेटिंग आपको अवेलेबल करा जाएगा। उसी टाइप का 150 से अधिक शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग इसका मॉडल आंसर तैयार किया गया है, आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लोग इसे जरूर परचेज करें। इसका प्राइस है 999 रुपया। इसे परचेज करने के लिए 837593
4036 इस नंबर पे आप लोग कॉल करके मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट परचेज करनी हो तो यहाँ गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर है, प्रशांत कुमार के नाम से अकाउंट बना हुआ है। आप इस नंबर पे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से पेमेंट करके इसी नंबर पे, या व्हाट्सएप नंबर भी है, इसी नंबर पे आप लोग पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजकर आप लोग नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो और बाकी जो यूट्यूब पे डिस्कस किया जा रहा है, इकोनॉमिक सर्वे, बजट और भी कई प्रकार के मॉडल आंसर, वो भी आपको अगर आप नोट्स परचेज करेंगे तो आपको सारे PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो 999 रुपये प्राइस है। 70वीं BPSC मुख्य परीक्षा के लिए GS पेपर 1 और 2 से संबंधित सारे महत्वपूर्ण सेक्शन को शामिल किया गया है। नंबर है 8375934036। पेमेंट का नंबर यही है, कॉल का नंबर यही है, व्हाट्सएप नंबर यही है, मैसेज करने के लिए भी इसी नंबर का आप लोग प्रयोग करें। ठीक है, अब आइए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। कृषि क्षेत्र को डिस्कस किया हमने, इंडस्ट्री को डिस्कस किया, अब हम लोग सेवा क्षेत्र को हमने डिस्कस किया। अब डिस्कस करेंगे FDI सेक्टर। FDI जिसे बाह्य क्षेत्र कहा जाता है। वैश्विक अनिश्चितताओं और प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच भारत का बाहरी क्षेत्र सुदृढ़ बना हुआ है। वित्त वर्ष 24-25 के पहले 9 महीनों में कुल निर्यात में 6% की वृद्धि दर्ज की गई है। किसका? FDI का, बाह्य क्षेत्र का। दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवा क्षेत्र के वैश्विक निर्यात बाजार में भारत की हिस्सेदारी 10.2% रही है। दिसंबर 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $660 बिलियन का था। ठीक है, तो आप देखेंगे कि विभिन्न डेटा के से यह स्पष्ट होता है कि भारत का जो बाह्य क्षेत्रक है, भारत का जो FDI का क्षेत्रक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वह काफ़ी सुदृढ़ बना हुआ है। पहले 9 महीने में 6% की वृद्धि दर विगत वर्ष की तुलना में देखने को मिला है। वहीं कुल जो FDI आता है उसमें से अगर आप दूरसंचार, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर और IT सेक्टर का देखें तो 10.5% के आसपास भारत की हिस्सेदारी वैश्विक निर्यात बाजार में इसकी है। ठीक है, और FDI आप देखेंगे विदेशी मुद्रा भंडार काफी बेहतर स्थिति में भारत का बना हुआ है और इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। अब आइए रोजगार एवं कौशल विकास। रोजगार एवं कौशल विकास में आप देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे के डेटा के अनुसार, व्यवहारिक तौर पर अगर छोड़ दिया जाए तो इकोनॉमिक सर्वे के डेटा के अनुसार बेरोजगारी दर में कमी देखने को मिली है। हालांकि व्यवहारिक तौर पर इसे नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी हमें गवर्नमेंट डेटा पर ही हमें भरोसा करना पड़ेगा, जो कि सरकार की प्राधिकृत डेटा है। तो 2017-18 में बेरोजगारी दर 6% थी और 2023-24 में घटकर 3.2% हो गई है। यानी कि बेरोजगारी दर में गिरावट देखने को मिली है विगत 5 वर्षों के अंतर्गत। ठीक है, और यह भारतीय श्रम बाजार के संकेतकों में सुधार को प्रदर्शित करता है। सरकार के द्वारा महिला उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देते हुए सरकार ने आसान कर्ज, विपणन समर्थन, कौशल विकास और महिला स्टार्टअप को समर्थन आदि से जुड़ी कई पहलों की शुरुआत की गई है। सरकार के द्वारा इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकार के द्वारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है, STEM के जरिए महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि सरकार के द्वारा वर्तमान समय में महिला स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कई सारे कार्य किए जा रहे हैं। और हमने परसों के डेटा में डिस्कस किया था, जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमने महिलाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डेटा और स्कीम को डिस्कस किया था, तो हमने बताया था आपको लगभग 48% स्टार्टअप ऐसे हैं। विभिन्न सेक्शन को इंटरलिंक करना आप लोग सीखे। ठीक है, ये नहीं कि कुछ डेटा को हमेशा चैप्टर वाइज सेपरेट करें, ऐसा नहीं है। तो हमने उस दिन बताया था परसों की वीडियो में कि लगभग 48% स्टार्टअप ऐसे हैं जिनमें कम से कम एक महिला डायरेक्टर विराजमान है, एक महिला डायरेक्टर जरूर है। ठीक है, तो यह सरकार के द्वारा महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा दिए जाने का ही एक परिणाम है। सरकार स्वचालन, ऑटोमेशन, जनरेटिव AI, डिजिटलीकरण आदि पर आधारित इकोसिस्टम का भी विकास कर रही है ताकि उद्यमशीलता, इनोवेशन आदि को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, अब आइए निवेश एवं अवसंरचना क्षेत्र। प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों पर केंद्र सरकार के पूंजीगत परिव्यय में 38.8% की वृद्धि हुई है। अवसंरचना में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, मुद्रीकरण पाइपलाइन जैसी व्यवस्थाओं का निर्माण किया है। भारत की कुल स्थापित ऊर्जा में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नवीकरणीय ऊर्जा की जो हिस्सेदारी है भारत की कुल स्थापित क्षमता में, ऊर्जा क्षमता में
47% नवीकरणीय ऊर्जा है। अगर आप ये इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार है, यह इसमें आपको बेसिकली दिसंबर तक का अपडेट डाटा लिया जाएगा, ठीक है। 209 गीगावाट कुल जो नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी है। जल जीवन मिशन के तहत योजना की शुरुआत से अब तक 12 करोड़ परिवारों को नल से पेयजल आपूर्ति की सुविधा मिल चुकी है। भारत 56 सक्रिय अंतरिक्ष परिसंपत्तियों का संचालन करता है, जिसमें स्पेस विजन 2047 का लक्ष्य, गगनयान, चंद्रयान 4 जैसे मिशन भी इसके अंतर्गत शामिल हैं, ठीक है। तो प्रश्न क्या था कि इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा करें। तो विभिन्न सेक्टर, चूंकि एक लॉन्ग प्रश्न है, आपको 3.5 पेज 4 पेज वहां पर लिखना होगा, तो जो महत्वपूर्ण पॉइंट, क्षेत्र के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसे ही वहां पर आपको प्रदर्शित करना है, और विभिन्न सेक्टर में हमने इसे यहां पर प्रदर्शित किया है। प्रश्न का दूसरा सेक्शन है कि वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रही है, उसे बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश की इकोनॉमी जो है वह वैश्विक स्थितियों से बदलती है। वैश्विक स्थितियों का उस पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है और वैश्विक स्थितियों का उस पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। और आप सभी जानते हैं कि पिछले 3-4 वर्षों से आप वैश्विक अर्थव्यवस्था को देखेंगे तो काफी उथल पुथल भरा रहा है। रशिया यूक्रेन वार के कारण आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है, भारत की निर्यात क्षमता प्रभावित हुई है, आयात क्षमता प्रभावित हुई है सॉरी इजराइल संघर्ष के कारण मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज हैं उसके साथ हमारा ट्रेड प्रभावित हुआ है। अमेरिका में जब से नए राष्ट्रपति ट्रंप पद संभाले हैं तो उसके बाद से उन्होंने व्यापार युद्ध एक तरह से छेड़ रखा है, तो इन सभी का प्रभाव इंडियन इकोनॉमी पे पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद अब भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान समय में विश्व की सबसे तेजी से, सबसे तीव्र गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बरकरार है। चाइना को पीछे छोड़कर भारत ने पिछले कई वर्षों से यह कीर्तिमान अपने नाम पर रखा है। तो अगर आप चुनौतियों को देखेंगे तो चुनौतियों में वैश्विक व्यापार मंदी, अमेरिका के द्वारा उत्पन्न किए जा रहे संरक्षणवाद की प्रवृत्ति या आपूर्ति श्रृंखला का प्रभावित होना, भू राजनीतिक जोखिम का मतलब भौगोलिक जोखिम, रूस यूक्रेन वार, लाल सागर में व्यवधान जैसी चुनौतियां उत्पन्न हो रही है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित हुए भी न रह सकता है। लाल सागर से ही भारत का आप देखेंगे लगभग 60-70% जो ट्रेड है लाल सागर से होकर ही गुजरता है, और अगर लाल सागर में किसी प्रकार की व्यवधान उत्पन्न होती है तो भारतीय आयात निर्यात भी इससे प्रभावित होगा, और इसका प्रत्यक्ष प्रभाव हमारा इंडियन इकोनॉमी पर देखने को मिलेगा। इसके कारण व्यापार लागत में भी वृद्धि हो रही है। वित्तीय बाजार में अस्थिरता देखने को मिल रहा है। व्यापार युद्ध की स्थिति है, और इसी व्यापार युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न देशों के साथ भारत FTA पर बल दे रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बल दे रहा है। आप हाल के दिनों में देखिए EU के साथ वार्ता हो, ब्रिटेन के साथ वार्ता हो, या सरकार के द्वारा एक सम्मानजनक USA के साथ भी एक सम्मानजनक आर्थिक समझौता करने पर बल दिया जा रहा है। तो व्यापार युद्ध से बचने के लिए भारत के द्वारा एक विकल्प ढूंढा जा रहा है, ताकि अमेरिका के द्वारा ज्यादा अगर टैरिफ भी लगाया जाएगा तो हम विकल्पों की अगर विविधता हमारे पास होगी तो हम ज्यादा इससे प्रभावित नहीं होंगे। इसीलिए हाल के दिनों में भारत सरकार के द्वारा अब ब्रिटेन के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने पर फोकस किया जा रहा है। EU के साथ इस वर्ष के अंत तक, EU, अमेरिका और ब्रिटेन, इन तीनों के साथ इस वर्ष के अंत तक नए आर्थिक समझौता किए जाने की पूरी संभावना है। ऐसा सरकार के द्वारा भी अपने स्तर पर कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार की चुनौतियां और इससे निपटने के लिए सरकार क्या काम कर रही है, इसे भी हमने संक्षिप्त रूप में डिस्कस किया। अब हम लोग देखते हैं कंक्लूजन। निष्कर्षता स्पष्ट है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद आर्थिक सर्वेक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था की एक सुखद तस्वीर को प्रस्तुत करता है। आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात को प्रदर्शित किया गया है कि भारत अपने बेहतर वित्तीय प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन के कारण आज विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में काफ़ी तेजी के साथ अग्रसर है। और यही कारण है कि जहां विश्व में एक तरफ चारों तरफ मंदी का स्थिति विद्यमान है, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुका है, यूरोपीय कंट्रीज में काफी ज्यादा विद्यमान है, ऐसी स्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था काफी तेजी से बढ़ती हुई आज विश्व में एक अर्थव्यवस्था बन चुकी है, और विकासशील देशों में काफी सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट वाला आज अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है। तो आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता था, हमने इसे फ्रेमिंग करने की कोशिश की है। क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण और बजट ऐसे प्रश्न हैं जहां से डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, इनडायरेक्टली तो कई सारे सवाल में आप इसको ऐड ऑन करके आंसर लिखेंगे ही, ठीक है।
तो हमने सेंट्रल बजट, बिहार बजट और सेंट्रल गवर्नमेंट के इकोनॉमिक सर्वे, इसको हमने काफ़ी बेहतर तरीके से डिस्कस कर दिया है। और इसका पीडीएफ जितने भी हमारे पेड बैच हैं, चाहे नोट्स जो परचेज कर रहे हो या फिर पहले से जो हमारा आंसर राइटिंग बैच चला आ रहा है, उन सभी को इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और आप लोग पीडीएफ का यूज़ करते हुए काफ़ी बेहतर तरीके से आप लोग अपना तैयारी को करें। और फिर से एक बार नोट्स के लिए महत्वपूर्ण सूचना, 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए 999 रुपये में 150 से अधिक प्रश्न लॉन्ग और शॉर्ट सभी नवीनतम पैटर्न पर आधारित होंगे। इसे प्रोवाइड किया जा रहा है। इसे परचेज करने के लिए 8375934036 इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर डायरेक्ट आपको नोट्स परचेज करना हो तो 999 रुपये का पेमेंट इसी नंबर पे आप लोग करेंगे। प्रशांत कुमार के नाम से अकाउंट बना हुआ है और यह व्हाट्सएप नंबर भी है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर भी है। और इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी भेज देंगे। आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा और फर्दर कंटेंट के लिए आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ की सारे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।